ठीक है। सो स्टार्ट करें जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। सो जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी तक जो हम लोगों ने काम किया था वो कोई प्रोग्रामिंग वाला पार्ट नहीं था, वो था पब्लिशिंग वाला काम। प्रोग्रामिंग वाला पार्ट क्या होता है, जहाँ पर हम लोग कंडीशनल कुछ यूज़र को कंट्रोल कर रहे हैं। लाइक अगर वो किसी फॉर्म के अंदर कुछ डेटा हमें पास कर रहा है, वो डेटा करेक्ट मैनर में नहीं है, तो ये क्या हो गया, प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग यूज़र के बिहेवियर को कंट्रोल कर पा रहे हैं उस केस में। सो जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब एंड इजी टू लर्न। क्या आना चाहिए आपको पहले से? HTML एंड CSS। ठीक है, ये दो चीज़ अगर आपको पहले से आती है तो आप इजीली JS को यूज़ कर सकते हो। तो क्या लिखा है यहाँ पर? जावास्क्रिप्ट इज वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस ऑल वेब developers must learn. HTML to define the content of web pages, CSS to specify the layout of web pages, and JavaScript to program the behavior of web pages. तो बिहेवियर में जैसे कि हम लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह आप चलाते हो तो उसमें देखते हैं हम लोग कुछ ऑफर्स देखते हैं जो स्लाइड होते रहते हैं ऑटोमेटिक। इस तरह का कुछ अगर हम लोग पार्ट बना रहे हैं वो पॉसिबल है, आप बना सकते हैं। ठीक है, कुछ आपके डॉट नेविगेशंस होते हैं, जैसे समझ ही लेते हैं इस चीज़ को। थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ डॉट नेविगेशन दिख रहा है, जैसे आपका चेंज होता है ऑटोमेटिकली, ये पार्ट आपका इस तरह से चेंज हो गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है? अगेन यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट है। अगर ये पॉपअप आप देख रहे हैं यहाँ पर, लॉगिन वाला जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, सो ये पार्ट आपका जावास्क्रिप्ट है। यहाँ पर अगर हम लोग इस पार्ट को देख रहे हैं क्लिक पर इस तरह से, ये पार्ट भी आपका JS के थ्रू बना हुआ है। अगर हम लोग यहाँ से इसको एक इनकॉग्निटो मोड में चला लें और आप किसी भी पेज पर चले जाइए और वापस से आप होम पेज पर आइए, तो हो सकता है हमें एक मॉडल यहाँ दिखाई दे इस तरह से। तो डिज़ाइन किससे हुआ? HTML CSS से, लेकिन पेज के टॉप पे जो हमें दिखाई दे रहा है ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। या फिर अगर हम लोग यहाँ से बिना कुछ डेटा इनपुट किए रिक्वेस्ट करते हैं OTP, तो जो वार्निंग आपका जनरेट हुआ है ये किसके थ्रू हो रहा है? अगेन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जावास्क्रिप्ट का अलग अलग जगह पर आपको यूज़ मिलेगा देखने के लिए। सो बेसिक में हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो HTML CSS के साथ अगर बढ़िया है तो हम लोग JS को इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे कंटेंट में जो कवर अप रहेगा मैक्सिमम पार्ट वो रहेगा डोम मैनिपुलेशन। डोम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है? जो भी आप लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, वो पार्ट आपका जो ब्राउज़र होता है उसके डोम पर जाके रेंडर होता है पार्ट। ठीक है, अब मान लो कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप चाहते हैं कि वो यूज़र एंड यूज़र जो है बेसिकली क्लिक पर उसको इनेबल डिसेबल कर ले, तो ये क्या हुआ? डोम मैनिपुलेशन है, जिसको हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले नन। ठीक है, तो ये पार्ट आप JS की हेल्प से इजीली करा पाओगे। जावास्क्रिप्ट 1997 से मार्केट में यूज़ हो रहा है और 2018 तक इसका लास्ट अपडेट मार्केट में आया है, और तब से इसका कोई नया अपडेट अभी तक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कॉमनली जो आपसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इंटरव्यू में, हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट, वेयर आई कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, इज जावास्क्रिप्ट इज फ्री और नॉट। सो हमें JS को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके जितने वेब ब्राउज़र हैं, इवन अगर हम लोग सेलफोन भी चला रहे हैं तो JS हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, और आपके ब्राउज़र में हमेशा वर्किंग में है, चाहे सेलफोन है या फिर वेब ब्राउज़र्स, और फ्री टू यूज़ है, आपको कहीं से इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी। तो समझेंगे किस तरह से बेसिकली काम करती हैं चीज़ें। तो क्या करें, अभी तक जितना भी आपने काम किया है HTML में, सब कुछ वही रहने वाला है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग जाएंगे 12 to 130 फैब, और यहाँ से एक स्टिकी पोजीशनिंग हम लोगों ने फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। जो पार्ट नहीं रखना है उसको हटा दो यहाँ से। जावास्क्रिप्ट हमने इसको नेम दिया टाइटल फर्स्ट क्लास। तो क्या समझ में आ रहा है? जितना हम लोगों ने HTML में बेस हमें पता है वो हमें लिखना है। ठीक है, अब क्या इससे हम लोग ट्राई करके देखें। तो देखो, जावास्क्रिप्ट के लिए हम लोग टैग यूज़ करते हैं, स्क्रिप्ट टैग। ठीक है, तो जैसे स्टाइलिंग के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? स्टाइल टैग। स्क्रिप्टिंग के लिए स्क्रिप्ट टैग यूज़ होगा। पुराने टाइम में प्रैक्टिस चलती थी, स्क्रिप्ट में हम लोग टाइप भी लिखते थे इस तरह से, टैग स्लैश जावास्क्रिप्ट। सो पहले क्या होते थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की स्क्रिप्टिंग्स अवेलेबल थी, बट इन सबको ओवरकम करके जो आया मार्केट में वो था
JS, तो JS के लिए आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली स्क्रिप्ट टैग के साथ वर्क करता है, तो टाइप वाइप आपको बताने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। किसने ज्वाइन किया? ठीक है, तो ये रहा अपना स्क्रिप्ट टैग्स के अंदर। और यहाँ से अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं मैसेज अपना, तो आप यहाँ लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। राइट क्या है? फंक्शन है। ध्यान रखना फंक्शंस की जब भी बात होगी तो ध्यान रखना उसके सामने आपको बनाना ब्रैकेट दिखाई देंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग में पैरेंथेसिस। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट का काम क्या होगा कि ये जिस फाइल में हम लोग काम कर रहे हैं ये बिलोंग करेगा डॉक्यूमेंट को। ठीक है, इसको ज़रा सेव एज कर लेते हैं। आज की डेट में टुडे इज़ 05/02/24, और यहाँ एक फोल्डर बना लेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट, और ये हो जाएगा 1.1, और यहाँ हम लोग लिखेंगे राइट टेक्स्ट विद जावास्क्रिप्ट। एक्सटेंशन डॉट HTML ही चलेगा, आपको अलग से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट जिसमें आप लोग काम करें, राइट इज़ अ फंक्शन, इसमें क्या लिखना चाहते हैं आप, जो भी आपको लिखना है वो आपको इन्वर्टेड कोट में पास करना है। ठीक है, जैसे हमने लिखा दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट विद जावास्क्रिप्ट। डिफाइन कर दो। इसको हम लोग चेक करके देखेंगे क्या हमें इसका आउटपुट रिसीव हो रहा है या नहीं। तो यहाँ जाइए, इस फाइल को रन कीजिए, आउटपुट आ रहा है बिल्कुल सेम वैसे आ रहा है जैसे हम लोग HTML में काम करते हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। बट कंट्रोल यू अगर प्रेस करते हैं तो डेटा हमारा किसी टैग में ना होके स्क्रिप्ट से हमें बेसिकली डिस्प्ले हो रहा है ना। तो अगर इतना काम करना है तो कोई जावास्क्रिप्ट का आपको फ़ायदा है नहीं खास, है ना। इतना स्टेटमेंट आप सिंपल HTML से भी रेंडर करा सकते हो। बट अगर आप इसको कंडीशनल कुछ करना चाहो, लाइक हमने यहाँ पर एक और टैग बना देना है, या फिर मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट, एक्सटेंशन डॉट HTML। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट बाय डिफ़ॉल्ट क्या रनिंग है आपके वेब ब्राउज़र्स में और सेलफोन्स वगैरह के अंदर, तो इसलिए आपको कुछ खास फ़र्क पता नहीं चल रहा है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट को शट डाउन कर देते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ से सेटिंग्स में आएंगे और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है जावास्क्रिप्ट। साइट सेटिंग्स में आएंगे, यहाँ पर आपको जावास्क्रिप्ट दिखाई देगा, और हमने इसको क्या किया, डू नॉट अलाउ साइट्स टू यूज़ जावास्क्रिप्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट इनेबल होता है, हमने इसको क्या किया, टर्न ऑफ कर दिया। अब डिफरेंस देखेंगे क्या काम करता है। इस फाइल को आप रन करा के देखिए क्या इसका कोई आउटपुट हमें रिसीव हो रहा है या नहीं। बंद हो गया ना। बट अगर HTML होता है तो वो बंद नहीं होता। यहाँ पर जाके ट्राई करें, H1 क्लोज, Ctrl+S, और ब्राउज़र में क्या करेंगे, रीलोड। डेटा आ रहा है HTML का। तो ये तो हमें समझ में आया कि HTML से लिखा हुआ डेटा जो होता है वो लॉजिकल नहीं होता, उसको लॉजिकल बनाने के लिए आपको JS को लगाना पड़ेगा उस केस में, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक टैग स्क्रिप्ट के बाद जिसका नेम रहेगा नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट टैग भी क्या काम करता है कि अगर आपकी जावास्क्रिप्ट बंद होगी तो नो स्क्रिप्ट एक्टिवेट हो जाता है ऑटोमेटिक, और अगर JS एक्टिवेट होगी तो नो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ठीक है, ये चेक करता है कि क्या चल रहा है उसके हिसाब से। तो नो स्क्रिप्ट में आपको कोई भी इस तरह से आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप डायरेक्ट अपना मैसेज लिख दीजिए, प्लीज़ इनेबल जावास्क्रिप्ट टू रन। ठीक है, पेज को ज़रा रिफ्रेश कराओ, क्या दिखाई दे रहा है, नो स्क्रिप्ट चल रहा है ना।
और अगर हम लोग सेटिंग्स में वापस आके स्क्रिप्टिंग को एक्टिवेट कर देते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तब हमें क्या दिखाई दे रहा है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट को इस तरह से हम लोग सेटिंग्स में जाके कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें रखना है या नहीं रखना है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आपने यहाँ से डू नॉट अलाउ किया तो इसके बाद इस ब्राउज़र में जो भी आप एक्सेस करोगे कोई भी वेबसाइट, वो काम नहीं करेगी जहाँ पर आपका जावास्क्रिप्ट लगा होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने इसको ऑफ किया और हम यहाँ पर जाके एक्सेस करते हैं फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो आप नोटिस कर सकते हो नीचे डॉट नेविगेशन बंद हो गए। ठीक है, अब ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ HTML से आपको दिख रही है। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जितना भी हमारा ये सब पार्ट है ये HTML CSS से डिज़ाइन है, लेकिन ये फंक्शनिंग नहीं रहेगा कुछ भी, ना ही आपके ड्रॉप डाउन काम करेंगे। ठीक है, ना ही आपके ये सब क्लिक्स काम करेंगे, ना ही आपका जो लॉगिन वाला पार्ट था इसमें कोई वैलिडेशन काम करेगा। कुछ काम कर रहा है, जहाँ भी जावास्क्रिप्ट थी सब बंद हो गई, यानी कि जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब खत्म हो गई यहाँ से। लेकिन उसके आगे आपका काम भी कुछ नहीं होगा क्योंकि हर जगह जावास्क्रिप्ट लगी होती है। तो ध्यान रखें कि JS को ऑन ऑफ आप यहाँ से करेंगे। पुराने टाइम में क्या होता था कि जब भी हम लोग किसी ऐसी साइट को विजिट करते थे जहाँ पर जावास्क्रिप्ट है तो वहाँ पर लिखा आता था पॉपअप अलाउ स्क्रिप्ट। ठीक है, लेकिन मॉडर्न में क्या किया है इन्होंने, JS को मैंडेटरी कर दिया है कि भाई ये होना ही चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या है, जैसे पहले के टाइम में अगर नहीं होता था जावास्क्रिप्ट, कोई यूज़र फॉर्म को ब्लैंक भी सबमिट कर देता था। अब साइट ओनर जब अपना चेक करता था रेस्पॉन्स, तो वहाँ पर उसके पास मेल तो आ रहे हैं लेकिन मेल के अंदर कोई डेटा नहीं है। तो क्या मैंडेटरी कर दिया कि JS लगाओ, अगर फॉर्म ब्लैंक है तो यूज़र को वो रिस्ट्रिक्ट कर देगा कि भाई उसने कुछ ना कुछ डेटा वहाँ पे पास करना है, तभी जाके उसका फॉर्म सबमिट होगा। या जैसे अभी हम लोग फ्लिपकार्ट में देखे थे, जब तक JS हमारा इनेबल था तो एक रेड वार्निंग आ रही थी यहाँ पर। अभी हमारी कोई वार्निंग नहीं है ना, लेकिन जैसे हम लोग इसको ऑन करेंगे तो क्या देखेंगे, रिफ्रेश करने पर पेज को हमारी वार्निंग फिर से एक्टिवेट हो जाएगी इसके अंदर। तो समझ आ रहा है जावास्क्रिप्ट क्या है। तो कहीं भी किसी वेबसाइट में आपको पता लगाना है JS कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है, पहले एक बार नॉर्मल चलाओ, फिर इस स्क्रिप्ट को डिसेबल करके फिर चेक करके देख के आओ, पता लग जाएगा कौन सा पार्ट JS से हैंडल हो रहा है। ठीक है, तो स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट समझ में आया कि अगर आपका कुछ लॉजिकल रखा हुआ है पार्ट, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट बंद होगी तो नो स्क्रिप्ट जरूर डालो ताकि यूज़र को पता लग जाए कि उसके वेब ब्राउज़र में JS को बंद किया हुआ है। और उसका JS अगर चल रहा है तो नो स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वहाँ पर फंक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये होता है आपका बिल्कुल बेसिक। तो डॉक्यूमेंट जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, राइट इज़ अ फंक्शन जिसमें आपने कोई मैसेज अपना राइट करना है। यहाँ पर आपने मैसेज जो लिखना है वो डबल कोट में लिखना है। कई बार हमें सिंगल कोट की भी रिक्वायरमेंट है, कई बार हमें विदाउट कोट भी लिखना होगा। तो वो सिनेरियो क्या क्या बनेंगे स्टेप बाय स्टेप आप आगे समझते जाओगे चीज़ों को। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इसका काम होता है डोम को मैनिपुलेट करने का। ठीक है, तो मैनिपुलेट कैसे, जैसे एग्जांपल ऐसा समझो, इसको डेली लाइफ में कनेक्ट करके, लाइक जैसे हम लोग इस क्लासरूम में बैठे हुए, एक लाइट हमारी ऑन है। ठीक है, लाइट ऑन है यानी कि वहाँ से स्विच ऑन है, दैट्स वाई लाइट ऑन है। अगर हम लोग उसको ऑफ कर देंगे लाइट हमारी क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। या फिर बैकेंड से अगर लाइट चली जाए तो बात अलग है, फिर आपका ऑन ऑफ नॉन फंक्शनल हो जाएगा उस केस में, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी किसी भी कंटेंट को हैंडल करा लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक फाइल बना लो नंबर 3 और छोटा सा एक डोम मैनिपुलेट करके देखते हैं क्या काम हो रहा है। एक्सटेंशन डॉट HTML हमने यहाँ पर एक बनाया ऑन ऑफ। थोड़ा आगे का पार्ट है लेकिन समझना ज़रूरी है। ऑन ऑफ एग्जाम्पल जिसको हम लोग अपने टॉगल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक इमेज है IMG SRC, शायद मेरे पास होना चाहिए, मैं कुछ फाइंड कर लेता हूँ, नहीं तो फिर डाउनलोड करेंगे। सुधीर सिंह,
पीएनजी में सर्च करेंगे, पीएनजी। कोई नहीं, तो यहाँ ये सर्च कीजिए लाइट बल्ब ऑन ऑफ इमेज। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग टॉगल करा के देखते हैं। कॉपी इमेज, फोटो पी पर आओ, यहाँ लगे पेस्ट कर दो, आ गया फोटोग्राफ। यहाँ से एक कॉपी बना लो, एक सिलेक्शन बनाओ, रूलर ऑन करो, सेंटर गेट करो उसका, मार्क यू सिलेक्शन टूल, शिफ्ट कंट्रोल आई, और यहाँ पर मास्क। तो ये पार्ट अलग हो गया। इसी का इन्वर्स सिलेक्शन कर लो, और इस वाले पार्ट को भी क्या करेंगे, मास्क। ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट से ये वाला पार्ट ऑफ हो गया, और ऊपर वाले पार्ट में ये वाला पार्ट ऑफ है। इस लेयर की ओपेसिटी कम कीजिए, तो सही पोजीशन गेट हो रहा है। ठीक है, 100%। दोनों इमेज को सेलेक्ट, एक न्यू लेयर, ब्लैक कलर ड्रॉप करेंगे बेस में। ठीक है, तो ये अपना ऑन ऑफ इस तरह से काम कर जाएगा। छोटा सा काम और करना है इसमें, जो हमने सिलेक्शन बनाया है, इसको भी हाइड कर दो, सेम ऊपर वाले में भी। मास्क को सेलेक्ट रखना,
वन बाई वन दोनों इमेज को यहाँ से क्या करेंगे, सेव, एक्सपोर्ट, यहाँ से जेपीजी बना दो। इसको हम लोग नेम देते हैं ऑन डॉट जेपीजी, क्वालिटी 100%, और इसको ऑफ के नाम से सेव कर दो। दोनों फाइल को कलेक्ट करेंगे यहाँ से, और डेस्कटॉप पर हम लोगों ने अपना जो फोल्डर बनाया MWF में, वहाँ पर आओ, 1032 12 की जगह 12 to 130, एक फोल्डर होना इमेजेस, और यहाँ पर लाके आपने इसको कॉल कर लेना है, images slash off dot jpg, alternate tag, कंट्रोल एस, और ब्राउज़र में इसको आपने रीलोड करना है। इमेज आ गया यहाँ पर, इसको सही जगह पर सेट करो। तो यूज़ करेंगे स्टाइल टैग, या फिलहाल के लिए मैं आपको टेबल से क्लियर कर देता हूँ। टेबल बॉर्डर अलाइन इक्वल टू सेंटर, TR TD TD क्लोज, TD में कॉल करेंगे अपना इमेज, देन TR क्लोज एंड टेबल क्लोज। यहाँ लिखिएगा कॉल स्पैन 2, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। तो फॉर्म सीखा था हम लोगों ने, फॉर्म के अंदर हम लोगों ने सीखा था इनपुट टाइप बटन। बटन 3 तरह के थे, एक था रीसेट, एक था बटन, और एक था सबमिट, और 4th टाइप हम लोगों ने सीखा था इनपुट टाइप इमेज। सो हम लोग यहाँ पर बटन का यूज़ कर रहे हैं, और वैल्यू हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ऑफ, और एक हम लोग बटन बना लेंगे अपना ऑन के नेम से। ब्राउज़र में रिफ्रेश करें इसको, तो आपके पास 2 बटन दिखाई दे रहे हैं। सेंटर लाइन करना चाहें, यहाँ से लिख देंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर। इमेज को छोटा करना चाहें आप यहाँ से, तो लिखिएगा विड्थ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इमेज आपका इस तरह से स्केल डाउन हो जाएगा, ठीक है। एंटायर बॉडी का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, बॉडी टैग को टारगेट करेंगे, ठीक है। और कलर हम लोग यहाँ सेट कर देते हैं वाइट या FFF, ठीक है। तो ये हमारा ऑन ऑफ एग्जांपल है। इस तरह से तो यूज़र अगर ऑन को हिट करता है तो हमारा इमेज रिप्लेस होना चाहिए, और अगर ऑफ को हिट करता है तो इमेज हमारा रिप्लेस होना चाहिए उस केस में, ठीक है। तो स्क्रिप्ट टैग यहाँ पर हमें बनाना होता है अपना खुद का एक कस्टम फंक्शन। तो आप लिखेंगे फंक्शन, फंक्शन का नेम आप जैसे यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे, क्या, लाइक ऑन, फंक्शन में ऑलवेज इज यूज़र डिफाइन, ठीक है। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो समझ में आता है वो नेम डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने अपनी इमेज को रेफरेंस देना है कि भाई ये जो इमेज है उसका यूआरएल क्या होगा जब यूज़र ऑन पर क्लिक करेगा। तो आपको याद होगा मैंने बताया था आपको कि आईडी का हम लोग यूज़ करते हैं। आईडी कहाँ यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। तो हमने इसको नेम दिया माई बल्ब,
ठीक है, कुछ भी रख लो। तो यहाँ आएंगे, यहाँ पर हमें जाके बताना पड़ेगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट HTML एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या रखा हमने, माई बल्ब, तो लिख दीजिए माई बल्ब, ठीक है। डॉट क्या लिखेंगे, सोर्स मतलब src इक्वल टू इमेजेस स्लैश, अभी इमेज क्या है ऑफ, हमने क्या करना है ऑन डॉट जेपीजी। ऐसे यहाँ पर ऑफ में आएंगे तो अगर ऑन है तो क्या हो जाए, ऑफ हो जाए। अब इन फंक्शन को हमें यहाँ पर इन बटन्स पर ट्रिगर कराना है, तो क्या लिखेंगे ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक जो है ये है आपका एट्रीब्यूट, बट जेएस को चलाने के लिए इवेंट हैंडलर का काम कर रहा है। तो इवेंट हैंडल कैसे होगा, क्लिक पर होगा या डबल क्लिक पर होगा या माउस ओवर पर होगा, तो आपको वो इवेंट का नेम लिखना है। अभी हम लोग क्लिक पर चल के देखते हैं इसको, तो लिखेंगे यहाँ पर ऑफ पर क्या हो जाए, ऑफ फंक्शन कॉल, इसी तरह से ऑन पर हमारा ऑन फंक्शन कॉल हो जाएगा इस तरह। कंट्रोल एस करेंगे, काम कर रहा है या नहीं उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक अलर्ट टेस्ट कर लेंगे, लाइट ऑन, रिफ्रेश करेंगे, ऑन पर क्लिक करेंगे, क्या रिटर्न आ रहा है हमें, लाइट ऑन, है ना। इसी तरह से तो ये हमारा टेस्टिंग हो गया, यानी कि हमारा फंक्शन सही काम कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑन है और ये ऑफ है, ठीक है। तो जेएस का रोल समझ में आ रहा है क्या काम कर रहे हैं, या तो ऑटोमेटिक हो या यूज़र से हमें कराना हो, ठीक है। तो हम लोग दोनों तरह से काम कर सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर कि भाई हमें बाय डिफ़ॉल्ट लाइट ऑन भेजनी हो, है ना, ऑफ ना रखनी हो, तो आपको सिंपल पता है कि यहाँ पर आप क्या कर देंगे, ऑन डॉट जेपीजी लगा देंगे। बट अगर कुछ ऐसा करना हो कि जब पेज लोड हो तो लाइट बाय डिफ़ॉल्ट ऑन आए लेकिन कोड में क्या लिखा हो, ऑफ हो, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक फंक्शन जो है लिख देंगे बॉडी में कि जब पेज लोड होगा, हमने क्या लिखा, ऑन लोड, मेरी लाइट ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जाके लिख देना है ऑन फंक्शन, ठीक है। रिफ्रेश करके देखिए पेज को, बाय डिफ़ॉल्ट लाइट क्या है, ऑन। अब हमें जाके ऑफ करना पड़ेगा इसको, पहले क्या आ रहा था ऑटोमेटिक ऑफ। तो देखो यहाँ से पेज को हम लोग रिफ्रेश करते हैं, लाइट ऑन है, हमने यहाँ से इसको निकाल दिया, देखो लाइट ऑफ आएगी अपनी, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली जेएस की हेल्प से काम। तो मतलब मैंने एक लाइट के ऊपर एग्जांपल आपको दिया है, आप कुछ भी एग्जांपल पकड़ के इसको सीख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो लॉजिक आप सोचोगे वो लॉजिक यहाँ पर बन जाएगा। हाँ, थोड़े से चैलेंजेस ज़रूर आ सकते हैं क्योंकि टोटल आपका स्किल्स के ऊपर बेस्ड है कि आपको कंडीशंस ऑपरेटर्स कितने अच्छे से समझ में आते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम सभी ने मैथ पढ़ा है, LHS RHS सब पढ़ के आए हो, देखिए, जिसमें अर्थमेटिक, कंपैरिजन, कंडीशनल, असाइनमेंट, है ना, आपके इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, हर तरह के ऑपरेटर्स हैं। तो वो सभी ऑपरेटर्स आपके यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। बट आसान एग्जांपल से समझेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोडिंग में जेएस जो होता है ना, अब आपको यहाँ से लगेगा कि भाई HTML CSS कितना आसान होता है, क्योंकि जब हम लोग एक लेवल आगे बढ़ते हैं ना तो हमें पुराना वाला पार्ट आसान लगना स्टार्ट होता है फिर। तो बेसिक समझ में आया कि यहाँ पर अगर ये जेएस को हम लोग निकाल दें तो यूज़र अपने एंड से बल्ब जैसा रहेगा उसको वैसे ही देख पाएगा, उसको इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ऑन ऑफ नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। जेएस में क्या एम्पावर कर रहा है कि भाई अगर आपने कुछ कंटेंट वहाँ पर डाला है तो उसको यूज़र एंड पर अगर आपने चेंज कराना है तो यूज़र के पास कंट्रोल है, वो जैसा देखना चाहे वैसे उसको चेंज कर सकता है। सो जैसे एग्जांपल के लिए बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहाँ पर जाके आप अपने अकॉर्डिंग कलर स्कीम चेंज कर देते हो, या जैसे आप लोग अपने विंडो का देखते हो ना, नाइट मोड कर देते हो, डार्क मोड में चला लेते हो, सब क्या है, जावास्क्रिप्ट है। यानी कि फंक्शनैलिटी पहले से बनी हुई है, आप बस जाके उसका नेम पास कर देते हो, या फिर बटन होता है टॉगल की डार्क मोड हो जाए, उस तरह की चीज़ आपकी जावास्क्रिप्ट से काम करते हो। मान के चलो कि कुछ भी अगर हम लोग बना रहे हैं तो वहाँ पर जेएस का सबसे ज़्यादा रोल आने वाला है। जैसा भी आपको मैंने फ्लिपकार्ट दिखाया कि जेएस निकालती पूरी वेबसाइट क्या हो गया, किसी काम की नहीं है, और जेएस लगा दो तो वो इंटरेक्टिव है।
तो जेएस वेबसाइट को इंटरेक्टिव भी बनाता है। इंटरेक्टिव से मतलब क्या है, जहाँ पर यूज़र इंटरेक्ट करे। भाई फ्लिपकार्ट में इंटरेक्टिव क्या है, भाई क्राउजल है, चल रहा है तो यूज़र क्लिक करेगा, मान लो उसको पिछले पे जाना है, वापस जा सकते हैं, तो इंटरेक्ट कर पा रहा है। एक ऐसा डिज़ाइन वन वे की जहाँ पर यूज़र जस्ट देख सकता है लेकिन इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। लाइक उसने कुछ वहाँ पर चेंजेस करने हो या वहाँ पर उसने अपना लॉगिन साइन अप करना हो तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये होता है इंटरेक्टिव का बेनिफिट। तो जेएस की वजह से हम लोग अपना यूज़र का जो टाइम होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल सिंपल सी होगी तो यूज़र देखेगा और चला जाएगा, लेकिन अगर आपकी वेबसाइट में एलिमेंट कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होंगे तो यूज़र थोड़ा सा देखे भाई वेबसाइट में क्या नया लगाया हुआ है ना। बट अगेन एक चीज़ है कि जावास्क्रिप्ट वेबसाइट को हैवी बनाता है। ठीक है, तो बहुत स्मार्टली यूज़ करना होता है। वैसे तो ये टेक्स्ट है, बट इसकी फंक्शनैलिटी जब डोम पर पहुंचती हैं तो क्या होती है, टाइम लेती हैं इंटरेक्ट होने में। सो बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स अगर आप देखोगे जाके तो वो लोग जावास्क्रिप्ट को ना के बराबर यूज़ करते हैं। अब मान लो कुछ वेबसाइट्स आप ऐसी देखोगे, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे नेट पर इधर उधर सर्च करना स्टार्ट करोगे कि सर वेबसाइट में बहुत ज़्यादा एनिमेशन लगा है, कैसे बनेगा। ठीक है, तो आप वो एनिमेशन देख के बना तो लोगे, लेकिन रियल लाइफ में उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो वेबसाइट स्लो हो जाएगी, और वेबसाइट अगर स्लो होगी तो क्लाइंट कहेगा भाई मेरी वेबसाइट खुलने में टाइम लग रहा है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा सर ये एनिमेशन हटाना पड़ेगा, तब जाके वेबसाइट आपकी फास्ट होगी। सो इसलिए हमें ये बहुत स्मार्टली यूज़ करना है जेएस को, जहाँ पर ज़रूरत हो सिर्फ उतने पार्ट के लिए। एग्जाम्पल सो मैनी दिखाई देंगे, लेकिन क्या सही यूज़ किया जा सकता है वेबसाइट ये आपको पता होना चाहिए। जैसा अभी हमने बनाया इस तरह का छोटा सा इंटरेक्टिव, बहुत इसका कुछ नहीं है लोड, लेकिन अब मान लो कि आपकी वेबसाइट में 10 स्लाइड लगी हुई हैं ऊपर, वेबसाइट हैवी हो जाएगी आपकी। आप देखोगे तो फ्लिपकार्ट कभी भी 10 स्लाइडर नहीं डालता, वो मैक्स टू मैक्स 7 डालता है। कंडीशन गूगल ने दिया हुआ है कि अप टू 10 डालना है, 10 से अबव होगा मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगा तुम्हें, चाहे तुम्हारी वेबसाइट कितनी अच्छी क्यों ना बनी। क्या लिखा है गूगल के स्टेटस में, फेल। क्यों? क्योंकि भाई आपके पेज में इतना ब्लॉक कंटेंट है जो यूज़र को दिख तो रहा नहीं है, उल्टा लोडिंग में टाइम ज़्यादा लगा रहा है। अब मान लो कि अच्छा गूगल का ये फंडा समझते हैं ऐसा क्यों है। अब सभी लोग क्या चला रहे हो, एंड्रॉयड चला रहे हो, है ना। अब सीधी सी बात है, गूगल की मेन इनकम सोर्स क्या है कि आपको एडवर्टीजमेंट दिखाना। आप ऐड देखते हो तो गूगल से पैसे कमाते हैं, ठीक है, या फिर जो एडवर्टाइजर्स उसके पास आते हैं उनसे वो पैसे लेता है। और अगर वो ऐड किसी वीडियो पर आ रहा है या किसी वेबसाइट के ऊपर आ रहा है तो गूगल उसका कुछ कट ऑफ उनको भी शेयर करता है ना। अब आपकी वेबसाइट में कंटेंट खुलेगा ही इतना लेट, तो गूगल को क्या बेनिफिट हो रहा है आपसे, समझ रहे हो ना, क्योंकि मार्केट को 93% रूल कर रहा है गूगल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरी वेबसाइट गूगल में क्वालिफाई होने के लिए गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बनी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो दुनिया ढूंढेगी वो गूगल पे सर्च करके ढूंढती है ना। बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम ब्राउज़र में क्या है, आप कुछ भी लिखते हो बाय डिफ़ॉल्ट सर्च ही होता है, आप एड्रेस बार में लिखो या सर्च इंजन के अंदर लिखो, है ना। तो अगर आपका पेज 2.5 सेकंड से ज़्यादा का टाइम लेगा तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी उस केस में। तो आपको 2.5 सेकंड्स के अंदर इंटरेक्टिव होना है, ये मान के चलिए। तो कल को अगर आपके का कोई क्लाइंट ऐसा है कि जो कहता है कि भाई ये ऐसा एनिमेशन जोड़ दो, तो उसके डिसएडवांटेज उसको पहले से बता के चलो कि भाई हमने आपको बता दिया था कि वेबसाइट स्लो होगी, अगर ये डिमांड कर रहे हैं आप, तो आपने ये लगवाना है या नहीं लगवाना, दैट इज़ योर कॉल। मेरा काम है लगा के देना, मैं लगा के आपको दे दूंगा, ठीक है। कल को आप ये ना कहीं मेरी वेबसाइट रिजेक्ट क्यों हो रही है, फेल क्यों हो गई, एडसेंस में अप्रूव क्यों नहीं हो रही है, तो उसके ये सारे रीजंस होते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में लाया गया जावास्क्रिप्ट के बाद में क्या, जेक्वेरी। जेक्वेरी का काम क्या होता है कि वो जावास्क्रिप्ट से एक तो लाइट वेट है, ठीक है, और थोड़े से ज़्यादा एनिमेशन आप और यूज़ कर पाओगे इसके अंदर, ठीक है। और जेक्वेरी के साथ दूसरा एडवांटेज ये है कि जावास्क्रिप्ट जो है ना सभी ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं कर पाता है, लेकिन जेक्वेरी कर जाता है, चाहे ओल्डर हो या न्यूअर वर्जन हो आपका। सो इसलिए जेएस के साथ ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो आपको जेक्वेरी यूज़ में दिखाई देगी। और जेक्वेरी से भी फास्ट जो है वो है वनीला डॉट जेएस, जो कि जाके आप सीखेंगे बूटस्ट्रैप के अंदर। सीखना क्या, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता, बूटस्ट्रैप ने सब कुछ पहले से आपको बना के दिया हुआ है। सो जितने भी हम क्लासरूम में या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट बड़ा टफ या कॉम्प्लिकेटेड है, ये आगे जाके उतना ही आसान हो जाएगा।
ठीक है, लेकिन फंडामेंटल क्लियर करने के लिए आपको सभी प्रॉपर्टीज़ को गो थ्रू करना होता है। ठीक है, तो मन में ये ना रखें कोई भी कि भाई हमसे हो नहीं पाएगा, सबसे इजीली हो जाएगा। ठीक है, और अगला 1 से 1.5 महीने के बाद, अभी तो नहीं। तो जैसे सी एस एस कितने तरह के होते हैं, कौन बताएगा? टाइप्स ऑफ सी एस एस कौन कौन से होते हैं? इनलाइन, एक्सटर्नल और सेम। वैसे भी ना जेएस को आप 3 तरह से लिख सकते हो। आप इनलाइन भी लिख सकते हो जेएस को, इंटरनल भी लिख सकते हो, और एक्सटर्नल भी लिख सकते हो। तो अभी जो हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं स्क्रिप्ट टैग के थ्रू जो हमने लिखा हुआ है, ये क्या हुआ है? इंटरनल एग्जांपल हुआ है ना। अगर आप इसको बाहर लिख के लाना चाहते हो प्रोग्राम को, तो ज़रा समझो कैसे हम लोग काम करेंगे। एक न्यू नोटपैड फाइल बनाइए। हम इस फाइल में क्या करेंगे, इन फंक्शंस को यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, जैसे हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस फाइल बनाते हैं तो स्टाइल टैग का यूज़ नहीं करते हैं ना, वैसे जब आप एक्सटर्नल जेएस फाइल बनाओगे तो आपको स्क्रिप्ट टैग का यूज़ नहीं करना है। क्लियर? इसके बाद हमने क्या करना है, इस फाइल को एक नेम दे देना है, और यहाँ जाके आप एक फोल्डर बना देंगे जेएस के नाम से, और हमने इसको नेम दिया अकॉर्डिंग टू टॉपिक एक्सटर्नल डॉट जेएस। ठीक है, तो जब जेएस फाइल बनाओगे एक्सटर्नल तो आपने डॉट जेएस लिखना है, जैसे सीएसएस एक्सटर्नल बनाते तो क्या लिखते हैं, डॉट सीएसएस। सो अपने अगर फोल्डर में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन इसका दिख रहा होगा, ये है ना। कोई बात नहीं, इसको और यहाँ से ये फाइल, तो एक्सटर्नल का काम खत्म हो गया। हम यहाँ पर आते हैं, इस फाइल को रीनेम करेंगे नंबर 4 एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एक्सटेंशन डॉट एचटीएमएल। क्या हुआ? हाँ चलिए, तो जैसे हम लोग सी एस एस के केस में क्या करते हैं कि डिफाइन तो करते हैं स्टाइल टैग में, लेकिन जब कॉल करते हैं तो कॉल करते हैं लिंक के टैग में, है ना। स्क्रिप्टिंग के केस में आपको स्क्रिप्ट टैग में ही डिफाइन करना होता है, स्क्रिप्ट टैग में ही कॉल करना होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट एस आर सी एक्सटर्नल डॉट जेएस। किस फोल्डर में रखा है हमने? जेएस फोल्डर में। फाइल को कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वेब ब्राउज़र में आएंगे, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करिए, कंट्रोल यू प्रेस करके देखिए क्या कोई कोड दिखाई दे रहा है हमें। कोड कहाँ पर है? इधर। अब ज़रा चला के देखो क्या ये काम कर रहा है या नहीं। ऑफ ऑलरेडी है तो ऑन करके देखो, चल रहा है। तो एक्सटर्नल में भी ऐसा कुछ वो नहीं है, बस आपने क्या करना है, पहले इंटरनल अपना लिख लो कोड सेम सी एस एस तरह, एक्सटर्नल बाद में डाल देना उठा के इसको। अब मान लो कि ऐसा कुछ मुझे और पेजेस में करना है, तो इस फाइल को हम लोग दूसरे पेज में ऐड करा लेंगे, वहाँ पर भी हम लोग सेम फंक्शनलिटी यूज़ कर पाएंगे इजीली। इंटरनल आपने ऑलरेडी देख ही लिया है अभी, जो हमारा इससे पहले वाला पार्ट था डोम मैनिपुलेशन, ये आपका एक तरह से इंटरनल ही था। ठीक है, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, इसमें कोड आपको यहीं पर रिवील हो जाएगा, ऑन ऑफ अपना काम कर रहा है। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ पर, जब आप एज ए फ्रेशर इंटरव्यू में बैठते हो, आपसे पूछा है कि भाई जावास्क्रिप्ट को बेस्ट अप्रोच क्या है, कहाँ रखना चाहिए, हेड या बॉडी। तो ट्राई करके देखो क्या ये हेड में इंटरेक्टिव होता है कि नहीं। हमने यहाँ से इसको कट किया, आफ्टर स्टाइल टैग हमने इसको यहाँ पर पेस्ट किया है, और ब्राउज़र में आके हम लोग यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। कंट्रोल यू प्रेस करके देखिए कोड हमारा कहाँ पर आ गया, हेड के अंदर आ गया। चला के देखो, काम कर रहे हैं ना।
तो जावास्क्रिप्ट को हेड और बॉडी दोनों में कहीं पर भी लिखा जा सकता है, बट बेस्ट प्लेस जो होता है इसको लिखने का, जहाँ हम लोग बॉडी को क्लोज करते हैं उसके जस्ट ऊपर कॉल कराना है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखो जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, लाइक जैसे कि अगर आपका कोड कहीं पर नहीं लगा या सेमीकोलन कहीं पर नहीं लगा आपसे, या आपसे कुछ भी मिस्टेक होती है, तो ध्यान रखना जावास्क्रिप्ट इतना सेंसिटिव है कि उस लाइन के बाद जहाँ पर एरर बना होगा उसके नीचे का पूरा डोम बंद कर देगा वो। मतलब कि अब उसके नीचे मान लो आपका पैराग्राफ हो या आपने कोई डिव बनाया हो, उसमें से कुछ भी रेंडर नहीं होगा। समझ गए? तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमें अपने डोम को लोड कराना है, फिर जेएस को लोड कराना है। अगर जावास्क्रिप्ट में एरर हुआ तो आपका डिज़ाइन यूज़र को दिखता रहेगा, जेएस वाला पार्ट फंक्शन नहीं करेगा। और जनरली विजिटर इतना इंटेलिजेंट नहीं होता कि उसको पता होगा कि कौन सा पार्ट जेएस से चल रहा है। आप लोगों को जिसमें चला के दिखाया तब आपको समझ में आएगा कि भाई ये सारा पार्ट जावास्क्रिप्ट है। लेकिन बिल्कुल एक फ्रेशर बंदा अगर कोई चला रहा होगा उसको नहीं पता चलेगा कि एरर है या नहीं है वहाँ पर, क्योंकि लिखा तो आएगा नहीं एरर के बारे में। लेकिन अब सोचो फ्लिपकार्ट के स्लाइडर में जो टॉप में हम लोग देख रहे हैं, अगर उसका कोड हेड में डाल दिया जाए और वहाँ पर अगर छोटा सा कुछ मिस्टेक कर दिया जाए तो क्या होगा, फ्लिपकार्ट के स्लाइडर के बाद का नीचे वाला पूरा पार्ट बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो इसलिए जेएस को जब भी आपने लिखना है, कहाँ लिखना है? जहाँ हम लोग बॉडी टैग को एंड करते हैं, यहाँ पर। ठीक है, कुछ सिनेरियो ऐसे बनते हैं कि जहाँ पर हमें स्क्रिप्ट को हेड में रखना पड़ता है। ठीक है, तो वो सिनेरियो क्या बनेंगे आगे चल के आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें कोई लाइब्रेरी कॉल करनी हो, जे क्वेरी, तो वो आप हेड में लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पर देखना एक चीज़ आपका सेम ही काम करेगा। जैसे CSS में मैंने आपको बताया था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होती हैं चीज़ें, जेएस बिल्कुल लाइन बाय लाइन चलती है। अब मान लो कि कोई आपका लाइन आपका इस तरह से डिफाइन किया है कि कोई वेरिएबल आपका आगे पीछे हो रखा है, तो आपका ये कोड काम नहीं करेगा। इसको प्रैक्टिकल करोगे तब समझ में आएगा, वर्बली आपको ये समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। प्रैक्टिकल करेंगे तब क्लियर करना है इस पार्ट को। ठीक है, तो हेड और बॉडी हम लोग दोनों जगह पर चला सकते हैं, बट बेस्ट क्या है यहाँ पर आपका बिफोर क्लोजिंग और बॉडी टैग। पूछा जाए क्यों, तो बोल दीजिएगा कि भाई अगर हमारे कोड में ड्यू टू एनी रीज़न कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारा डोम कंटेंट परफेक्टली लोड हो पाएगा, जेएस वाला पार्ट आपका नॉन फंक्शनल रहेगा। बट अगर आपने हेड में कॉल किया और कोड में एरर होगा तो आपका डोम वर्क नहीं करेगा, आपका डेटा लोड नहीं होगा उस केस में। ये कुछ ऐसा ही है कि HTML में जो सबसे सेंसिटिव है वो क्या होता है, टाइटल होता है। अगर आपका बाय मिस्टेक टाइटल खुला रह गया तो कुछ भी नहीं आता। HTML में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ जाओ, चलाओ, सब खत्म। अब देखते हैं इनलाइन जावास्क्रिप्ट। तो मान लो आपके पास कोई बहुत बड़ी फंक्शनैलिटी नहीं, बहुत छोटा सा काम आपने जेएस की हेल्प से करना है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई माउस लेके इसके ऊपर आए तो इमेज मेरी क्या हो जाए, ऑन हो जाए, और माउस हटाए तो वापस से क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो ऐसा पार्ट कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ जाएंगे, लिख देते हैं इसमें ऑन माउस ओवर, लिखेंगे दिस डॉट SRC इक्वल टू सिंगल कोट। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डबल कोट में हमने क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट है ना, तो डबल कोट के अंदर हमेशा सिंगल कोट आते हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इमेजेस स्लैश ऑन डॉट JPG, और जब यूज़र माउस आउट करेगा तो लाइट हमारी ऑफ हो जाए तो हम लोग लिखेंगे ऑफ डॉट, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, माउस आउट। इनलाइन जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करिए, माउस लगाइए इमेज के ऊपर, काम कर रहे हैं इस तरह से। अब इसमें एडवांसमेंट क्या हो सकता है, तो जैसे हम अगर कोई घर में लाइट स्विच को अगर ऑपरेट करते हैं तो सेम बटन से ऑन होता है, सेम बटन से ऑफ होता है हमारा। तो वैसे आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हमने दो भी अलग अलग बटन्स बनाए हैं ना, उसको आप कंडीशनल बना सकते हो कि अगर मेरा बटन ऑन है तो वो ऑफ हो जाए, अगर ऑफ है तो वो ऑन हो जाए। तो आप एक ही बटन से
इसको हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। जैसे हम लोग देखते हैं ना सेल फोन के अंदर आप वाईफाई ऑन करते हो, ब्लूटूथ ऑन करते हो, टॉगल बटन होता है, क्लिक किया स्लाइड होकर आगे चला गया, क्लिक किया स्लाइड होकर पीछे आ जाता है अपना। तो वो पार्ट भी आप करा सकते हो इसके अंदर। तो इसमें से मैं ये वाला बटन पे रहेगा, ये वाला आपका होवर पे काम करता रहेगा। यहाँ लिख देते हैं माउस ओवर ऑन इमेज टू सी द रिजल्ट, पैराग्राफ क्लोज। ठीक है, तो इसको सेंटर कर दो इस तरह से। अब होवर हमने लगा तो दिया इसके अंदर, लेकिन होवर के साथ कुछ दिक्कतें होती हैं। जैसे कि सेलफोन यूज़र जो होता है वो होवर नहीं कर पाता, वो क्या करता है ऑलवेज टैप करता है ना। या माउस में कुछ होवर पे चलाते हो, या तो आप ड्रैग करते हो या फिर आप टैप करते हो, या फिर लॉन्ग प्रेस चलता है उसमें। तो मोबाइल यूज़र्स के लिए होवर जैसा कुछ नहीं होता। तो हमें होवर वाली चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो जैसे आप कोई भी वेबसाइट जब आप चलाते हो मॉडर्न जो अच्छे यूआई यूएक्स प्रिंसिपल पे बेस्ड होगी, तो उसमें माउस ओवर की इंटरेक्टिविटी ना के बराबर होगी। या अगर माउस ओवर लगा होगा तो कंडीशनल होगा, किसी डेस्कटॉप में होवर फंक्शनल होगा, मोबाइल मोड में ऑटोमेटिकली क्लिक वाली फंक्शनलिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी हमने ध्यान रखना है। तो इंट्रोडक्शन में इतना पार्ट क्लियर है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। इंटरनल एक्सटर्नल इनलाइन, और हमने एक छोटा सा डोम मैनिपुलेशन इसमें करके देखा है। कुछ यहाँ तक लगता है जो आपको क्लियर करना है तो मुझे पूछ सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोग अब सीखते हैं कमेंट। जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन या ओनली कमेंट्स के नाम से बना देते हैं, जावास्क्रिप्ट कमेंट्स। तो कमेंट जैसे हम लोगों ने HTML में पढ़ा है, जैसे मैंने यहाँ पर भी एक कमेंट का यूज़ किया हुआ है। अगर आप किसी भी स्टेटमेंट के आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश डाल देते हैं तो वो लाइन क्या हो जाती है आपकी, डिसेबल हो जाती है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और जब आप यहाँ से इस कमेंट फाइल को रन करते हैं तो आप देखते हैं कि ऑन पर हमें पॉपअप आ रहा है, लाइट इज़ ऑन। ठीक है, और ऐसे अगर हम लोग ऑफ पर जाते हैं, हमने ऑफ के लिए कुछ डिफाइन नहीं किया था, तो जैसे मुझे इसको बंद करना है, हमने क्या लिखा 2 फॉरवर्ड स्लैश, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई मैं चाहता हूँ मेरा पूरा ऑफ वाला जो फंक्शन है वो बंद हो जाए। तो ये आपको याद होगा CSS में हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। अब कमेंट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कुछ आपको एक्सप्लेन करना हो कोड के अंदर तो भी कमेंट एक बेस्ट प्रैक्टिस है। मान लो कि आपके पीस ऑफ कोड में कहीं पर कोई एरर आ गया, ठीक है, वो काम नहीं कर रहा, तो आपको ये चेक करना मेरा कोड कहाँ तक सही चल रहा है, तो वहाँ तक आप कमेंट लगा लगा के लाइनें चेक कर लो, डिलीट मत करो। ठीक है, आप लोग विंडो 11 चला रहे हो तो आपके पास मल्टीपल अंडू के ऑप्शन हैं, बट विंडो 10 यूज़र्स जो हैं उनके पास सिंगल टाइम ही नोटपैड में अंडू होता है। तो वहाँ पर कमेंट बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए जनरली सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट्स को। बैक आइए, अब हम लोग सीखेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। 2.1 जावास्क्रिप्ट वेरिएबल एक्सटेंशन डॉट HTML।
तो वेरिएबल्स नाम कितने लोगों ने सुना हुआ है? क्या होता है अगर सुना है तो? बार बार चेंज होता है, ठीक है। और कोई बताएगा? मैथ में किसी ने पढ़ा वेरिएबल? हाँ, है ना। तो मैथ में जैसे हम लोग जैसे कोई सम सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ प्रपोज नेम चूज कर लेते हैं, जैसे लाइक एक्स इक्वल टू, लाइक वाई इक्वल टू, है ना। हाँ, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज़ है। तो हिंदी मीडियम से जो कोई पढ़ा होगा यहाँ पर, तो जैसे हम लोग वहाँ पे काका का से सॉल्व कर लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले एक्स वाई जी से सॉल्व कर रहे होते हैं अपने सम्स को, है ना। तो कोई भी प्रपोज नेम दैट इज़ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल का काम क्या होता है? वेरिएबल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा टाइप्स आते हैं, ठीक है। मे बी वो नंबर हो सकता है, मे बी वो टेक्स्ट भी हो सकता है। तो अभी बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज करते हैं वेरिएबल्स के लेके। तो यहाँ जाके हम लोग डिफाइन करेंगे जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। तो अभी वेरिएबल्स की बात नहीं करेंगे, ओनली वेरिएबल की बात करते हैं। देखो, जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपने उसके आगे लिख देना है वेर। वेर स्टैंड फॉर वेरिएबल। अब ये मैंडेटरी नहीं है कि लिखना ही है, बट अगर आप चाहते हैं कि किसी दूसरे पर्सन को जब आपकी फाइल को एक्सेस करना पड़े तो उसके लिए क्लियरिटी हो, ठीक है, तो इसके लिए आसान हो जाएगा इसके थ्रू समझना। बट ये अगेन बोल रहा हूँ, मैंडेटरी नहीं है। अब हमने यहाँ पर एक वेरिएबल नेम चूज़ किया, क्या? लाइक फर्स्ट नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आसान बनाने के लिए लिखा है इसको, ताकि आप इजीली समझ पाएँ इस एग्जांपल को। नहीं तो हम लोग ए बी सी एक्स वाई जी भी रख सकते हैं। तो वेरिएबल का नेम डिफाइन हो गया। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आप यूज़ करें। तो मैंने आपको बोला था कि डबल कोट भी हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई डायरेक्ट मैसेज राइट करना है तो क्या लिखेंगे? डबल कोट। अब मेरे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर्ड है ना। नेम क्या है? फर्स्ट नेम। तो जब वेरिएबल को आप कॉल करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, तो कभी भी कोट में नहीं लेके आना आपने, क्योंकि वेरिएबल क्या है? डिफाइंड है। तो जो चीज़ डिफाइंड होती है उसको विदाउट कोट हम लोग कॉल कराते हैं। तो हमने लिखा फर्स्ट नेम। अगर हम सही हैं तो हमें इसका रिजल्ट जो आना चाहिए वो अनडिफाइंड आना चाहिए। क्या लिखा रहा है? अनडिफाइंड। मतलब नेम तो हमने डिफाइन किया, बट उसमें कोई वैल्यू को डिफाइन नहीं किया कि इसमें हम लोग स्टोर क्या कर रहे हैं डेटा। तो डेटा को स्टोर कैसे करते हैं? आप यहाँ लिख देंगे जैसे कि फर्स्ट नेम इक्वल टू, मैंने यहाँ पर जाके लिख दिया लाइक पंकज, है ना। अब हमें क्या रिटर्न आएगा? यहाँ पर ये डेटा रिटर्न आएगा। अब अनडिफाइंड आपको रिटर्न नहीं आएगा इसके अंदर। तो समझ आ गया? वेरिएबल में हमने डेटा असाइन कर दिया अपने, ठीक है। तो सभी को समझ में आया या डाउट है वेरिएबल को लेके? अभी क्लियर हो गया? तो वेरिएबल नेम कंप्लीटली यूज़र डिफाइन है। ध्यान रखना है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त नंबर से शुरुआत नहीं करनी है। नंबर अगर लगाना है तो बाद में लगाएंगे, पहले नहीं रखना है, ठीक है। लाइक अ CSS, ठीक है। CSS में आपको ये सिखाया था कि नंबर से शुरुआत नहीं करनी। नंबर आप नहीं यूज़ करना, बाद में यूज़ करो। डिक्लेरेशन में स्टार्टिंग में नंबर नहीं होगा। सेम आप वेरिएबल बनाते वक्त भी इस चीज़ का ध्यान रखोगे। अब हमने यहाँ पर लिखा वेर फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम इक्वल टू पंकज, हमने यहाँ डिफाइन किया। तो ये भी आपका तरीका सही है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ये करने की ज़रूरत हमें नहीं है। और इस वाली लाइन को मैं बंद करके आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो कमेंट हो गया ना? अभी रिजल्ट हमें अभी रिसीव हो रहा है। तो दोनों ही मेथड सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन बाय लाइन काम करता है या नहीं, इसको जब हम लोग चेक करते हैं। पंकज सरनेम क्या लगाते हो? तनीजा। हमने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट नेम में, वापस से क्या? तनीजा। तो जब कोड रीड करना स्टार्ट करेगा डोम के ऊपर हमारा, तो क्या पड़ेगा? पहले वो फर्स्ट नेम इक्वल टू पंकज, फिर उसको दोबारा से फर्स्ट नेम मिल गया, उसमें वैल्यू क्या आ गया? तनीजा। तो क्या होगा? फर्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो तनीजा से ओवरराइड हो जाएगी हमारी। तो यानी कि अब जो हमारा आउटपुट बनेगा यहाँ पर वो आपको तनीजा दिखाई देगा। समझ आ रहा है? तो समझ पा रहे हो कि लाइन बाय लाइन लाइक अ CSS जो हम लोगों ने पढ़ा है कि आपका जैसे CSS लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है, वैसे आपका वेरिएबल भी या JS भी लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहा होता है। अब सिनेरियो ऐसा है कि भाई मेरे को दोनों चीज़ें प्रिंट करनी है,
तो आपको अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों प्रिंट करने हैं तो आप क्या करोगे, वेरिएबल का नेम बदल दोगे, है ना। मैं फर्स्ट को जाके क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, लास्ट नेम। अब जब आप डेटा यहाँ पर प्रिंट कराएंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट नेम यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन, यानी कि मुझे फर्स्ट नेम भी प्रिंट करना है और लास्ट नेम भी प्रिंट करना है। तो आप यहाँ पर कॉन्कैटिनेशन करते हैं इस तरह से, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम, क्या लिखा रहा है, पंकज तनेजा, है ना। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका हो गया भाई, अगर आप इस तरह से काम करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट इंटरव्यू आपको फंसा दिया जाता है कि भाई मेरे को फर्स्ट नेम के अगेंस्ट ही पंकज तनेजा लिखा हुआ चाहिए, वो करके दिखाओ कैसे होगा। कैसे, सवाल ध्यान से समझे, ये ऐसे तो अचीव करना आसान है, हमने इसको फर्स्ट नेम ही रखना है यहाँ पर भी। हाँ, तीसरा बनाना नहीं है ना, फर्स्ट नेम में ही हमें पंकज तनेजा चाहिए। नहीं, वो तो लिख दोगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं मिलेगा इंटरव्यू में। आपको दिया जाएगा कि फर्स्ट नेम इक्वल टू पंकज, दोबारा वेरिएबल होगा फर्स्ट नेम इक्वल टू तनेजा, ठीक है। अब उसमें ला के दिखाओ। तो इसका एक ही तरीका है लाने का कि लाइन बाय लाइन कोड रीड कर रहा है ना ये, आप यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट अपना कॉपी करेंगे, यहाँ पर आप पहले फर्स्ट नेम को प्रिंट करा लेंगे तो क्या आ जाएगा, पंकज। अब फिर से इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर आप जाके लिख देंगे इस वेरिएबल का नेम, क्या लिखा हमने यहाँ पर, तनेजा। तो अब क्या हो रहा है कि जब मेरा कोड रीड होना स्टार्ट होगा तो वो पहले पढ़ेगा फर्स्ट नेम और फर्स्ट नेम को डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देगा, लिखा आ जाएगा पंकज। फिर दोबारा जब कोड को रीड करा तो तनेजा आया, तो पंकज वो लिख चुका है, तब तनेजा दे देगा आपको। इस केस में ट्राई करके देखो, ये देखो मैंने नीचे के लाइन कमेंट किया हुआ है, ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा रहा है। स्पेस मिसिंग है बीच में, स्पेस आप लगा सकते हो, आप चाहो तो यहीं पर लिख देना प्लस डबल कोट स्पेस, स्पेस भी आ जाएगा। तो एक ही वेरिएबल से हमने दो अलग अलग आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर लिए। बट करा के देखा जाता है कि आपकी कोडिंग के साथ समझ कितनी अच्छी है। बट ये एथिकल तरीका नहीं होता काम करने का। एथिकल जो तरीका है वो वही है कि आपको जो भी डेटा लेकर आना है वो अलग अलग वेरिएबल के अगेंस्ट ही लेके आओगे आप, ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के नेम से। तो एक वेरिएबल लाइक x इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन किया पंकज, सेकेंड वेरिएबल है हमारे पास y जिसमें हमने नेम यहाँ पर डिफाइन किया तनेजा, और इसका जो रिजल्ट होगा वो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आप x एंड y को प्रिंट करा देंगे। क्या लिखेंगे, x, चेक करके देखिए ओनली पंकज, देन प्लस कॉन्कैटिनेशन, बीच में हमें स्पेस चाहिए, प्लस y वेरिएबल, और यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। तो कभी भी वेरिएबल का जब आप नेम डिफाइन कर रहे हो, मैंने जस्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिख के दिखा दिया आपको, इतना बड़ा हम लोग नेम कभी डिफाइन नहीं करते। जितना छोटा रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, अगर मुझे इतना बड़ा वेरिएबल डिफाइन करना है तो उससे अच्छा मैं नीचे जाके लिखना लूँ, फ़ायदा क्या उसका। लेकिन आपको बेनिफिट आता है जब आप कोई लार्ज कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे होते हो, उस केस में आपको बेनिफिट मिलता है इन सब चीज़ों का। तो वेरिएबल वाला सिस्टम क्लियर है। अब वेरिएबल में ना, ये तो हो गया हमारा जो डेटा टाइप है, ये क्या है, स्ट्रिंग बोलते हैं इसको, टेक्स्ट वैल्यू को क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग, ठीक है। मैं इसका आगे लिख देता हूँ, स्ट्रिंग डेटा टाइप। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको डेटा टाइप मिलेंगे, वन बाय वन सारी चीज़ें कवर करेंगे हम लोग इसके अंदर। तो टेक्स्ट को बोला जाता है टेक्निकली स्ट्रिंग यहाँ पर, ठीक है। सो अभी जो हम लोग वेयर प्रैक्टिस यहाँ पर कर रहे हैं, ये सबसे ओल्डर प्रैक्टिस है, ठीक है, अभी तक चल रहा है, और जब से जावास्क्रिप्ट है मार्केट में तब से ये चलता आ रहा है। 2015 में जावास्क्रिप्ट के कुछ नए अपडेट आए, और वहाँ पर वेरिएबल के टाइप दो और निकल गए जिसको हम बोलते हैं लेट और कांस्टेंट, ठीक है। लेट और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, जैसे मान लो आपने वेरिएबल एक्स पंकज लिखा
आप दोबारा से ही इस वेरिएबल को यूज़ कर लेते हैं नीचे जाके, और मैं यहाँ पर कोई नंबर्स को दे देता हूँ। अब ये हो गया एक नंबर डेटा टाइप जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। और वेरिएबल y इक्वल टू हमने यहाँ पर डिफाइन किया लाइक 15। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और इनको मुझे टोटल करना है। तो जब आप कंट्रोल एस करेंगे यहाँ पर, हम चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट न्यू लाइन में आए, तो आप यहाँ पर इसके आगे लिखेंगे प्लस। HTML के कोई भी टैग को अगर आप चलाना चाहते हो डबल कोट में चलेगा। ठीक है, हमने लिखा BR, रिजल्ट क्या लिखा रहा है हमारा 515, है ना। तो जैसे हमने टेक्स्ट को यहाँ पर इसके साथ जोड़ा तो हमारा 515 हो गया। जैसे मैं BR यहाँ से हटा दूंगा तो देखना ये आपको 20 रिटर्न करेगा। 20 आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम अगर इस तरह का आपको दिखाई दे, इसके दो तरीके हैं। एक कि हम लोग BR को अलग लिख दें इस तरह से, तो X और Y का जो मेरा टोटल होगा वो सही से आ जाएगा। और अगर मुझे वहीं पर लिखना है BR के साथ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ, तो आप X और Y को एक ब्रैकेट में डाल दो इस तरह से, और अब आप यहाँ पे क्या लिख देंगे BR। जरा ट्राई करके देखो, काम करिए। ठीक है, तो हमने नंबर को टेक्स्ट से सेग्रीगेट कर दिया। जब भी आप स्ट्रिंग वैल्यू के साथ कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो आपका नंबर भी स्ट्रिंग ही कंसिडर होता है, यानी कि नंबर्स होता है मेरा क्या बन गया टेक्स्ट। और अगर आप नंबर्स के साथ कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे तो नंबर एज अ न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर होगा। तो आपने अगर एडिशन कराया होगा तो एडिशन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे जो मर्जी ऑपरेटर परफॉर्म करा लो, जैसे डिवीज़न करना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, एडिशन करना हो, सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ठीक है, यही होता है आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर ऐसे मॉड्यूलस भी होते हैं आपके, परसेंटेज पढ़ा है ना हमने, x%y। अब मान लो कि मेरी यहाँ पर जो वैल्यू है x की 10 है और y की 3 है। ठीक है, तो 3 3 9, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो मुझे लास्ट वाले में 1 दिखना चाहिए, आ रहा है 1, है ना। तो इस तरह से आपकी मैथ वाली सारी चीज़ें इसके अंदर काम कर जाती हैं। तो जैसे देखते हो ना तुम्हारी विंडो में या सेलफोन में कैलकुलेटर होता है, पूरा जावास्क्रिप्ट से ही बना हुआ है। तो आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन या पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेटर बनाना चाहो तो इसमें बना सकते हो, पॉसिबल होता है इसके अंदर। तो इससे आपको ना इन ऑपरेटर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। तो वेरिएबल को और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझे, ठीक है, कि भाई अगर किसी को 1% समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी अपने अंदर कुछ डेटा स्टोर कर रहा है वो क्या है, वेरिएबल। जैसे ये वाटर बॉटल हम लोग देख रहे हैं तो ये भी एक वेरिएबल ही है। इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी होल्ड है ना, जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो क्या अगर मैं इसमें कोई सॉलिड डाल दूं तो नहीं चलेगा, चलेगा ना। तो यानी कि वो क्या हो गया मेरा स्टोरेज टाइप, यानी कि डेटा टाइप। ठीक है, तो वेरिएबल हमेशा ध्यान रखना कंप्लीटली यूज़र डिफाइंड है। बस कंडीशन क्या है कि इसकी शुरुआत यानी कि बिगिनिंग जो है वो नंबर से नहीं होगी। यहाँ तक समझ में आया जावास्क्रिप्ट, या कुछ और आसान करके समझाना पड़ेगा? आसान है ना। तो बस ऐसे ही अपनी हर एक क्लास में धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट का लेवल हम लोग अप करेंगे, साथ में आपको एग्जांपल्स भी देते जाएंगे किससे आपकी चीज़ें क्या बन रही हैं, तो इजीली आप समझ जाओगे जावास्क्रिप्ट। तो ध्यान रखना, अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाह रहे हो तो आपको जेएस की नॉलेज ज़रूरी है। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो जेएस को साइड कर देते हैं बिल्कुल, कि जावास्क्रिप्ट छोड़ो सिर्फ एचटीएमएल सीएसएस पे ध्यान दो। तो इस ऐसी मिस्टेक को हम लोग 3D वगैरह में बोलते हैं कि कुछ बच्चे जब 3ds मैक्स माया चूज़ करते हैं ना, वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं कि भाई मॉडलिंग तो हर बच्चा सीखता है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट में आओगे तो HTML CSS तो हर बंदा सीखेगा। तो यानी कि आपने अपने लिए वो फील्ड चूज़ कर लिया जिसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। जावास्क्रिप्ट को चलाने वाले लोग बहुत कम है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट के साथ ट्यूनिंग बैठानी है तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा और आप बहुत ईजिली इसके साथ कनेक्शन अपना बना पाओगे। तो लोगों से अलग चलना है, हमेशा वो चीज़ मत चूज़ करो जो आसान लग रही है आपको, क्योंकि चलो सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइनिंग पे फोकस, बाकी सब एक साइड। तो ध्यान रखना, हर बंदा जो डिज़ाइनिंग सीख रहा है वो डिज़ाइनर तो है ही, चाहे वो डेवलपर हो या वेब डिज़ाइनर हो।
आपने हमेशा वो फील्ड चूज़ करना है जो तुमसे ना होता हो, तो यानी कि उसमें तुम्हें कंपटीशन मिलेगा कम। समझ आ रही बात? ये कामयाब होने का सबसे बढ़िया मंत्र है। आसान वाला नहीं चूज़ करना है हमने, जो ना हो रहा हो वो चूज़ करो। अरे कितने दिन नहीं होगा, महीना में नहीं होगा, 2 महीना नहीं होगा, कभी तो जाके होगा ना। बहुत पुरानी कहावत है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति मूल सुजान। मतलब जिसका इंग्लिश में भी एक एग्जाम्पल है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा परफेक्ट बनोगे। लेकिन टफ चूज़ करना अपने लिए। टफ चूज़ करोगे तो वो लाइफ में कभी तुम्हारे सामने नहीं आएगा, और आसान वाला चूज़ करोगे तो जो चीज़ से भागोगे वही घूम के तुम्हारे सामने आएगा। कि गए तो थे वेब डिज़ाइनिंग इंटरव्यू देने, वहाँ पर 4 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट के आ गए, हमें कुछ पता ही नहीं था, है ना। तो जेएस बहुत आसान है, और हम आपके डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके उसके एग्जांपल्स देंगे आपको, बहुत इजीली आप सीख जाएंगे चीज़। कंसोल क्या होता है कि जैसे कोई एरर अगर मेरे कोड के अंदर बना तो वो कहाँ आएगा। तो कंसोल आपका होता है जब हम लोग F12 दबाते हैं, और F12 के अंदर आपको दिखाई देता है यहाँ पर कंसोल। ठीक है, तो वार्निंग एरर जो होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो यहाँ दिखते हैं हमें। तो हम लोग कंसोल पे वार्निंग भी डिज़ाइन करना चाहे बना सकते हैं, कंसोल पर अगर हम लोग डेटा चेक करना चाह रहे हैं वो भी हम लोग चेक करा सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। इस पर सेव नहीं होती, सेव तो नोटपैड पे ही होती है ना। यहाँ से भी कुछ नहीं लेके जाना होता, कंसोल में आपका डेटा रेंडर हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख के दिखा देता हूँ, कंसोल के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जो मैंने टोटल परफॉर्म किया है वो कंसोल हो जाए। तो मैंने सबमिशन जो मैंने यहाँ पर कराया, क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग। भाई ये मेरा सिर्फ टेस्टिंग के लिए, ये ब्राउज़र पर रेंडर नहीं होगा, लेकिन कंसोल में मुझे दिखाई देगा कि क्या इसने काम किया या नहीं। तो जैसे मैंने पेज को रिलोड किया, मेरा 13 रिटर्न हो गया मुझे कंसोल के अंदर। ठीक है, तो आप कंसोल पर लिख भी सकते हो, और कंसोल में एक पार्ट आपका आता है वार्निंग। तो अगर आप इसको चाहते हो कि वार्निंग के फॉर्म में दिखाई दे तो आप लिखेंगे कंसोल डॉट वार्न। अब ये देखो एक चेतावनी के साथ दिखाई देगा आपको, है ना। तो जेएस जो आपको जनरली एरर देगी वो इस तरह से लिख के देगी। तो जैसे से आप आगे बढ़ोगे तो एरर भी आने स्टार्ट होंगे, तब कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि एरर क्या आ रहा है, किस लाइन का है, तब उस केस में आपको दिख जाएगा। ठीक है, बट अभी हमने वार्निंग अपनी खुद से जनरेट की है। तो डेवलपर्स के लिए या जो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं उनके लिए कंसोल का बहुत बड़ा रोल होता है। कुछ नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, कंसोल जाके करो उस चीज़ को। कंसोल में आपको पता चलेगा किस लाइन नंबर में कहाँ आपने क्या गलती की है, तभी आगे की चीज़ है। अभी गलती वाली चीज़ें हम लोग नहीं सीख रहे। जब बनाओगे बड़े बड़े कोड लिखोगे तब जाके कहीं गलतियाँ होंगी। तो जावास्क्रिप्ट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, उसको बस एग्जाम्पल अपने लिए ऐसा बनाना जिससे आप समझ पाओ आसानी से। कॉम्प्लिकेटेड रास्ता नहीं चूज़ करना है।